आज के व्याख्यान में हम मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में जो दूसरा महत्वपूर्ण विभाग था मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी। तो इस सैनिक विभाग का जो प्रमुख था मीर बख्शी, इसकी पद की शक्तियों के बारे में और इसके क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख था जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वह सेनापति नहीं होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि मुख्य सेनापति तो बादशाह स्वयं ही होता था। हालांकि केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था, किंतु वह प्रधान सेनापति नहीं होता था। प्रधान सेनापति बादशाह ही होता था। अब मीर बख्शी का कार्य क्या था? केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रमुख होने की हैसियत से मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, रसद व हथियारों की आपूर्ति को बनाए रखना, सेना में अनुशासन बनाए रखना, ये सारे कार्य होते थे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि शांति काल के दौरान जो केंद्रीय दीवान होता था वो समस्त सैनिक और असैनिक व्यक्तियों को वेतन बांटता था, लेकिन युद्ध के दौरान सेना को वेतन बांटने का काम मीर बख्शी का होता था, जबकि साधारण समय में केंद्रीय दीवान ये कार्य करता था दीवाने तन के माध्यम से। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मीर बख्शी मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मनसबदार को राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए मीर बख्शी द्वारा ही बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था और उसके बाद बादशाह की सहमति से उसकी नियुक्ति होती थी और सारी जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसका सारा संचालन मीर बख्शी ही करता था। युद्ध काल में सेना को वेतन मीर बख्शी देता था जैसा मैंने आपको पहले बताया, और उस वक्त सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही ये वेतन मीर बख्शी द्वारा जारी किया जाता था। हालांकि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में केंद्रीय मीर बख्शी के पद पर एक एक व्यक्ति ही तैनात था, लेकिन औरंगजेब के शासन के अंतिम दिनों में चार चार मीर बख्शी हो गए केंद्र में। मीर बख्शी वाकिया नवीस जो गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे, उस वाकिया नवीस से सूचनाएं भी प्राप्त करता था और शाही महल की सुरक्षा करना, बाह्य यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा करना, ये सारी जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की ही होती थी। तो मीर बख्शी के पद का बड़ा महत्व था। इसके कार्य संक्षेप में जैसे अपन वापस देखें, सैनिकों की भर्ती करना, हुलिया रखना, रसद की और हथियारों की आपूर्ति को बनाए रखना, युद्ध के दौरान सेना को वेतन बांटना, मनसबदारी व्यवस्था का संचालन करना, वाकिया नवीस से सूचनाएं प्राप्त करना, शाही महल की सुरक्षा करना, बाहरी यात्राओं के दौरान बादशाह की सुरक्षा करना, ये सारे कार्य मीर बख्शी के होते थे। फिर आता है आपका मीर ए सामा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर के समय में मीर ए सामा मंत्री पद नहीं था, बाद में ये मंत्री पद बना केंद्रीय विभाग में, केंद्रीय मंत्री पद नहीं था ये पहले। मीर ए सामा ये घरेलू मामलों का प्रधान होता था। बादशाह की और महल की, जो शाही महल होता था, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मीर ए सामा का कार्य होता था। ये साम्राज्य के कारखानों का भी निरीक्षण करता था। साम्राज्य के जितने भी कारखाने होते थे मीर ए सामा के अधीन होते थे। दीवाने बयूतात जो शाही कारखानों का प्रधान होता था, वो किसको रिपोर्ट करता था? मीर ए सामा को रिपोर्ट करता था। तो दीवाने बयूतात के कार्यों का निरीक्षण मीर ए सामा करता था। मीर ए सामा का पद अकबर ने बनाया तो था, किंतु इसे मंत्री पद नहीं दिया गया था। मंत्री पद अकबर के समय में मैंने बताया केवल 4 ही थे: वकील, वजीर, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर। मीर ए सामा के पद को औरंगजेब के समय में खाने सामा कहा जाने लगा। जहांगीर के समय में मीर ए सामा के
पद को मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है आपका सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था और बादशाह को सलाह देता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था और बादशाह को सलाह देता था। इसका कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य दान पुण्य की व्यवस्था करना, विद्वानों को कर मुक्त भूमि देना, वजीफ़ा देना, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना, इस्लामी कानून के पालन की समुचित व्यवस्था करना, ये सारा पद जो धार्मिक मामलों के प्रमुख की हैसियत से सद्र उस सुदूर किया करता था। पहले सद्र उस सुदूर वह मुख्य काजी, जिसको काजी उल कुजात कहते थे, उसका पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। जब सद्र उस सुदूर मुख्य काजी के रूप में काम करता था तो उसे काजी उल कुजात कह देते थे। अकबर के समय से ये पद दो अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाने लगे। सद्र उस सुदूर के पद पर अलग व्यक्ति बैठेगा और काजी उल कुजात के पद पर अलग व्यक्ति बैठेगा। ये अकबर के समय से ये कार्य किया गया। सद्र उस सुदूर कहने को तो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, दान पुण्य की व्यवस्था करता था और दान में जो दी गई लगान मुक्त भूमि होती थी, जिसको सयूरगाल कहते थे, उसका भी निरीक्षण सद्र उस सुदूर ही करता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि दान में दी गई भूमि सयूरगाल जो दीवाने जागीर के तहत होती थी, उसकी देख रेख करना सद्र उस सुदूर का कार्य होता था। अकबर के समय में जो सद्र उस सुदूर था अब्दुल नबी, वो भ्रष्ट हो गया था और बैराम खां के द्वारा नियुक्त किया गया था। ये अब्दुल नबी को भ्रष्टाचार के कारण अकबर ने पद से हटा दिया। बाद में सद्र उस सुदूर अपने पद का महत्व खो बैठा। सद्र उस सुदूर का कभी स्थानांतरण नहीं होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 1578 ईस्वी से प्रांतों में भी प्रांतीय सद्रों की नियुक्ति होने लगी। मुगल काल में प्रथम सद्र जो था शेख गदई, उसे बैराम खां ने नियुक्त किया था। इसकी नियुक्ति को लेकर के अकबर और बैराम खां के बीच में विवाद हो गया था। शाहजहां के काल में मुसब्बी खां और औरंगजेब के काल में शेख जलाल सद्र उस सुदूर थे। सद्र उस सुदूर का स्थानांतरण नहीं होता था। प्रांतीय सद्रों की नियुक्ति 1578 से होने लगी थी। अकबर ने दरिद्रों और अनाथों को भोजन देने के लिए धर्मपुरा, जोगीपुरा और खेरपुरा नामक 3 दरिद्रालय खुलाए। दरिद्रों और अनाथों को मुफ्त भोजन मिलता था। हिंदुओं को भोजन देने के लिए धर्मपुरा, जोगियों को भोजन देने के लिए जोगीपुरा और मुसलमानों को मुफ्त भोजन देने के लिए खैरपुरा नामक 3 दरिद्रालय खुलाए, जहां क्रमशः हिंदू और मुस्लिम दरिद्रों को निःशुल्क भोजन मिलता था। उसके बाद बात करें हम काजी उल कुजात की। काजी उल कुजात, जैसे शुरू में बताया कि सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात एक ही व्यक्ति को प्रारंभ में नियुक्त किया जाता था, लेकिन बाद में अलग अलग व्यक्तियों को इन पर नियुक्त किया जाने लगा। काजी उल कुजात मुख्य काजी होता था, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। मुफ्ती कानून की व्याख्या करते थे, उसके आधार पर काजी अपना निर्णय सुनाता था। फिर काजी उल कुजात की अलावा मुहत्सिब भी होते थे। मुहत्सिब, इनकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी सबसे पहले। ये मुहत्सिब नामक अधिकारी जो होते थे, ये प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करते थे और ये देखते थे कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुहत्सिब प्रजा के नैतिक चरित्र की देखरेख करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुहत्सिब ये देखते थे औरंगजेब के समय में कि मुस्लिम प्रजा इस्लाम के अनुसार आचरण कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो मुहत्सिब प्रजा को इसके लिए बाध्य करते थे मुसलमानों को। मुहत्सिबों को ही औरंगजेब ने
हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। 30,000 हिंदू मंदिर औरंगजेब के शासनकाल में इन मुहस्सिबों द्वारा तोड़े गए। अब मुगल काल के अन्य केंद्रीय शासन के अन्य उच्च पदाधिकारियों को देखें हम, तो उसमें मीर आतिश ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था। दरोगा ए डाक चौकी ये गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए बहर ये जल सेना का प्रधान होता था और शाही नौकाओं की देखरेख करता था। मीर ए बहर, तो मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रधान होता था। दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता था और शाही नौकाओं की देखरेख करता था। मीर ए बर्र, ध्यान दीजिए, मीर ए बहर था वो तो जल सेना का प्रधान, और मीर ए बर्र ये वन विभाग का अधीक्षक होता था। मीर ए अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले जितने भी अर्जियां होती थी, प्रार्थना पत्र होते थे, उनका प्रभारी मीर ए अर्ज के पास ये पहले आती थी सारी अर्जियां, यही बादशाह तक इन अर्जियों को पहुंचाता था। मीर ए तोजक ये धार्मिक उत्सवों का प्रबंध करता था। सारे धार्मिक उत्सव इसी के निर्देशन में आयोजित होते थे। वाकिया नवीस समाचार लेखक और गुप्तचर होता था। खुफिया नवीस ये गुप्त रूप से महत्वपूर्ण खबरें केंद्र में भेजते थे। वाकिया नवीस के बारे में मैंने बताया आपको कि वाकिया नवीस खबरें पहले किसको देते थे? मीर बख्शी को। वाकिया नवीसों से खबरें कौन प्राप्त करता था? मीर बख्शी प्राप्त करता था। फिर हरकारा ये जासूस एवं संदेशवाहक होते थे। हरकारा। बितिकची, बितिकची ये जिलों के अंदर, प्रांतों में नहीं, सॉरी, जिलों में, जिलों को कहते थे सरकार, तो जिलों में भूमि और लगान के कागजात तैयार करते थे कौन? बितिकची। जिलों में भूमि व लगान के कागजात बितिकची तैयार करते थे। मुशरिफ ये लेखाधिकारी होते थे। मुस्तौफी लेखा परीक्षक होते थे। केंद्र में मुशरिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक इनका पूरा नाम था। मुशरिफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, आय व्यय का लेखा जोखा बनाते थे, जिसकी जांच कौन करता था? मुस्तौफी लेखा परीक्षक। इसके अलावा मुसद्दी या मुत्सद्दी ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख वाकिया ए नवीस होता था और एक इसका सहायक होता था खुफिया नवीस। खुफिया नवीस हर गुप्त रूप से खबरें केंद्र तक पहुंचाता था। वाकिया नवीस तो सामान्य घटनाओं की भी सूचना दे देता था, लेकिन खुफिया नवीस गुप्त रूप से खबरें, जासूसी की खबरें गुप्त रूप से खुफिया नवीस केंद्र में पहुंचाता था। जासूस और संदेशवाहकों को कहते थे हरकारा। तो ये इस प्रकार मुगल काल के ये केंद्रीय शासन के ये विभिन्न उच्च अधिकारियों के बारे में हमने पढ़ा, और इसके साथ ही हमारा जो ये आज का जो व्याख्यान है वो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। तो केंद्रीय शासन के जो मुगलों का जो उसके पदाधिकारी हमने पढ़े, उसमें एक तो पहला हमने पढ़ा वकील, फिर दीवान, फिर मीर बख्शी, फिर हमने मीर सामा, फिर हमने पढ़ा सदर उस सुदूर, उसके बाद काजी उल कुजात, और उसके बाद में मुहत्सिब, और फिर हमने मीर आतिश, दरोगा ए डाक चौकी, मीर ए बहर, मीर ए बर, मीर ए अर्ज, मीर ए तोजक, वाकिया नवीस, खुफिया नवीस, हरकारा, बितिकची। बितिकची जिलों में था, ये केंद्र में नहीं था। जिलों को जिनको सरकार कहा जाता था, तो अमल गुजार का सहायक होता था बितिकची, जो अमल गुजार के लिए जिले के भूमि और लगान के कागज़ तैयार करता था बितिकची। केंद्र में होता था आपके मुशरिफ ए मुमालिक लेखाधिकारी, जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये शाही दीवान के अधीन काम करता था मुशरिफ ए मुमालिक। और एक होता था शाही दीवान के अधीन मुस्तौफी ए मुमालिक, जो मुशरिफ द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड की जांच करता था, लेखा परीक्षक।
तो केंद्रीय लेखाधिकारी की बात आए तो आपको मुशरिफ मुमालिक या मुशरिफ लिखना है, और केंद्रीय लेखा परीक्षक की बात आए तो आपको मुस्तौफ़ी मुमालिक या मुस्तौफ़ी लिखना है। और बंदरगाहों का प्रशासन कौन देखता था? मुत्सद्दी देखता था। तो इस प्रकार ये केंद्रीय प्रशासन जो मुगलों का था वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले व्याख्यान में हम मुगलों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे।